नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। भारत के परमाणु बम की कहानी। रेगिस्तान से उठी वो गर्जना जो आज भी गूंजती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 18 मई 1974 सुबह के 8 बजे राजस्थान का पोखरन रेगिस्तान। गर्मी की तपिश, चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन जमीन के 107 मीटर नीचे एक ऐसा राज दफन था जो दुनिया की तस्वीर बदलने वाला था। कुछ ही मिनटों में इस वीरान रेगिस्तान से एक ऐसी आवाज उठने वाली थी जो वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सुनाई देगी। 8:05 धरती कांपी, आसमान में धूल और रेत का विशाल मशरूम क्लाउड उठा। 12 किलो टन की ताकत का धमाका, हिरोशिमा के बराबर। भारत ने कर दिखाया, दुनिया का छठा परमाणु शक्ति बन गया। लेकिन ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है लगभग 30 साल पहले से, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट के सपने से, एक टूटे हुए देश के हौसले से और दुनिया को चौंकाने की जिद से। 1945 दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए। दुनिया देख चुकी थी न्यूक्लियर एनर्जी की असली ताकत। उसी साल मुंबई में एक 36 साल का फिजिसिस्ट एक रेवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूट की नींव रख रहा था, होमी जहांगीर भाभा। कैम्ब्रिज से पढ़े, दुनिया के टॉप साइंटिस्ट्स के साथ काम किया था। भाभा सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, विजनरी थे। उन्होंने देखा था कि फ्यूचर किसकी मुट्ठी में होगा, जिनके पास परमाणु तकनीक होगी। 1945 में उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बनाई। यहीं से भारत की परमाणु यात्रा शुरू हुई। फिर आई आज़ादी। 1947 नया भारत, गरीबी, विभाजन के जख्म, चारों तरफ अराजकता। ऐसे में परमाणु प्रोग्राम, लोग हंसे होंगे, लेकिन एक आदमी था जो भाभा पर विश्वास करता था, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू का विजन था मॉडर्न साइंटिफिक इंडिया। 1948 में बना एटॉमिक एनर्जी कमीशन। भाभा को पूरी आज़ादी दी गई, पैसा, रिसोर्सेज, सब कुछ। 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बनी। भाभा पहले सेक्रेटरी, सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते थे, किसी और मिनिस्ट्री को नहीं। ये था उनका दर्जा। भाभा का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हुआ। स्टेज 1 नेचुरल यूरेनियम से पावर रिएक्टर्स, स्टेज 2 प्लूटोनियम 239 से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, स्टेज 3 थोरियम का इस्तेमाल, क्योंकि इंडिया में थोरियम के भंडार दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। ये सिर्फ बम बनाने का प्रोग्राम नहीं था, ये था एनर्जी इंडिपेंडेंस का प्रोग्राम। लेकिन भाभा जानते थे, जो टेक्नोलॉजी एनर्जी दे सकती है वो वेपन भी बन सकती है। 4 अगस्त 1955 ट्रॉम्बे, मुंबई में एक नीली रोशनी जली। अप्सरा रिएक्टर ने काम करना शुरू किया, एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर। भाभा ने इसे अपनी स्विमिंग पूल के नाम पर रखा था, क्योंकि ये स्विमिंग पूल टाइप रिएक्टर था और पानी में डूबे यूरेनियम रॉड्स की नीली चमक अप्सरा जैसी खूबसूरत लगती थी। ये सिंबॉलिक था, भारत ने दिखा दिया हम कर सकते हैं। 1956 में शुरू हुआ एक और बड़ा प्रोजेक्ट, साइरस रिएक्टर। कनाडा, इंडिया, रिएक्टर यूएस। ये 40 मेगावाट का रिसर्च रिएक्टर था। कनाडा ने रिएक्टर दिया, अमेरिका ने हैवी वाटर दिया। दोनों देशों ने एक शर्त रखी, ये सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए होगा। भाभा मुस्कुराए होंगे, क्योंकि वो जानते थे साइरस से जो प्लूटोनियम निकलेगा वो किसी दिन इंडिया का पहला परमाणु बम बनेगा। आयरनी देखिए, जो देश बाद में इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सबसे बड़े विरोधी बने, उन्होंने ही टेक्नोलॉजी दी। 1958 में साइरस ऑपरेशनल हो गया, प्लूटोनियम प्रोडक्शन शुरू हो गया। इसी बीच 1957 में इंडिया ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA में ज्वाइनिंग के समय कमिटमेंट दी, पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए काम करेंगे। लेकिन भाभा के दिमाग में दोनों ऑप्शंस थे, पीस और पावर। 1962 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, रिएक्टर्स काम कर रहे थे, साइंटिस्ट्स ट्रेन हो रहे थे, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर दुनिया के टॉप न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर्स में गिना जाने लगा। तब तक भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी सच में पीसफुल थी, नो हिडन एजेंडा, बस एनर्जी और रिसर्च। पर फिर आया 1962, अक्टूबर 1962, इंडिया चाइना वॉर। 1 महीने का युद्ध, लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी मिलिट्री ह्यूमिलिएशन। चाइनीज आर्मी ने इंडिया की सेना को कुचल दिया।
अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक। फिर एक तरफा सीज फायर डिक्लेयर करके चाइना वापस चला गया। ये और भी बड़ा अपमान था, जैसे कह रहे हूं तुम्हारी औकात ही नहीं। पूरा देश शॉक्ड था। नेहरू टूट गए, इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की धज्जियां उड़ गईं। लेकिन सबसे बड़ा झटका आने वाला था। 16 अक्टूबर 1964 चाइना ने लॉपनूर में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, कोड नेम 596, 22 किलोटन का बॉम्ब। एशिया में एक कम्युनिस्ट न्यूक्लियर पावर, वो भी इंडिया का दुश्मन। अब सिनारियो पूरी तरह बदल गई। नेशनल सिक्योरिटी का सवाल बन गया। भाभा ने तुरंत असेसमेंट की। उन्होंने नए प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री से मिलकर कहा, हम 18 महीने में न्यूक्लियर डिवाइस बना सकते हैं, बस आदेश चाहिए। शास्त्री जी दुविधा में थे। गांधी के देश में परमाणु बॉम्ब, लेकिन चाइना का खतरा रियल था। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, इंडिया जीता, लेकिन ये भी साफ हो गया कि रीजनल थ्रेट्स कम नहीं हो रहे। शास्त्री जी ने क्वाइटली कुछ काम शुरू करवा दिया। बार्क में सबटरेनियस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन प्रोजेक्ट बनी, लेकिन पब्लिकली कुछ नहीं कहा गया। फिर जनवरी 1966 में शास्त्री जी की ताशकंद में अचानक मौत हो गई, और उसके कुछ दिन बाद 24 जनवरी 1966 एक हवाई दुर्घटना, मॉन्ट ब्लॉन्क के पास एयर इंडिया का बोइंग 707 क्रैश हो गया। उस फ्लाइट में था होमी जहांगीर भाभा। वियना से मुंबई लौट रहे थे। भारत का सबसे ब्रिलियंट न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इंडिया के परमाणु कार्यक्रम की जान गए। आज भी लोग सवाल उठाते हैं, ये सिर्फ एक्सीडेंट था या CIA की साजिश? टाइमिंग बहुत सस्पिशियस थी, लेकिन सच शायद कभी बाहर नहीं आएगा। इंडिया ने अपना आर्किटेक्ट खो दिया, प्रोग्राम को बड़ा झटका लगा, लेकिन सपना नहीं मरा। भाभा के बाद विक्रम साराभाई ने जिम्मेदारी संभाली। साराभाई का फोकस ज्यादा स्पेस प्रोग्राम पर था, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चलता रहा। बार्क में राजा रमन्ना, PK अयंगर जैसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट्स थे। वे जानते थे कि देश को क्या चाहिए। 1967 में चाइना ने अपना पहला हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया। सिर्फ 3 साल में फिजन बॉम्ब से थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब। मैसेज साफ था, चाइना सीरियस है। 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, इंडिया की शानदार जीत। पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट गया, लेकिन युद्ध के दौरान क्या हुआ वो इंडिया कभी नहीं भूलेगा। अमेरिका ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। प्रेसिडेंट निक्सन और हेनरी किसिंजर ने इंडिया को धमकाया। 7वें बेड़े का फ्लैगशिप USS एंटरप्राइज भेज दिया बे ऑफ बंगाल में, इंडिया को इंटिमिडेट करने के लिए। USSR ने सपोर्ट किया इंडिया को, नहीं तो पता नहीं क्या होता। इंदिरा गांधी समझ गईं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ताकत ही सब कुछ है। न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, रिस्पेक्ट के लिए भी जरूरी हैं। 7 सितंबर 1972 एक छोटी सी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में। इंदिरा गांधी ने राजा रमन्ना और उनकी टीम को बुलाया। बस एक सेंटेंस, आई वॉन्ट द बॉम्ब। कोई लंबी चर्चा नहीं, कोई डिबेट नहीं, क्लियर आदेश। रमन्ना को पता था ये दिन आएगा, वो तैयार थे। कोड नेम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। क्यों? क्योंकि टेस्ट की डेट थी बुद्ध पूर्णिमा के आसपास, और ये पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था ऑफिशियली। आयरनी ये थी कि दुनिया के सबसे शांतिप्रिय धर्म के नाम पर इंडिया अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा था। अगले 2 साल टॉप सीक्रेट ऑपरेशन। बाग के साइंटिस्ट्स ने दिन रात एक किया। राजा रमन्ना पूरी टीम लीड कर रहे थे। PK अयंगर, राजा गोपाला चिदम्बरम और भी कई ब्रिलियंट माइंड्स। प्लूटोनियम एक्सट्रैक्ट किया गया साइरस रिएक्टर से, वही रिएक्टर जो कनाडा ने पीसफुल पर्पसेस के लिए दिया था। कुल 6 kg प्लूटोनियम चाहिए था। 1974 की शुरुआत तक डिवाइस तैयार था। 1.4 मीटर डायमीटर का एक हेक्सागोनल शेप्ड डिवाइस, कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा। अब सवाल था, टेस्ट कहाँ करें? पोखरन, राजस्थान का रिमोट डेजर्ट एरिया। इंडियन आर्मी के पोखरन टेस्ट रेंज में। यहाँ लॉजिस्टिक्स का नाइटमेयर था। पूरे ऑपरेशन को छुपाना था दुनिया से, खासकर अमेरिका के स्पाई सैटेलाइट से। आर्मी ने कवर ऑपरेशन चलाया, मिलिट्री एक्सरसाइज बताया। 107 मीटर गहरा वर्टिकल शाफ्ट खोदा गया रेगिस्तान में। कंक्रीट से लाइन किया गया। डिवाइस को पीसेस में लाया गया, वहीं असेंबल किया। वायर्स, डिटोनेटर्स, इंस्ट्रूमेंट्स सब कुछ मैन्युअली फिट किया गया उस गर्मी में, रेगिस्तान में। टीम इतनी छोटी थी कि उंगलियों पर गिनी जा सके। सीक्रेसी एब्सोल्यूट थी। 17 मई की रात डिवाइस शाफ्ट में लोअर किया गया। रात भर फाइनल चेक्स।
18 मई 1974, बुद्ध पूर्णिमा के आसपास का समय। सुबह के 8:05 के लिए शेड्यूल था। रमन्ना और उनकी टीम कंट्रोल रूम में, वहां से कुछ किलोमीटर दूर सेफ डिस्टेंस पर। काउंटडाउन शुरू हुई। साइंटिस्ट्स की धड़कनें तेज, 2 साल की मेहनत, 30 साल का सपना, सब कुछ इस एक मोमेंट पर। धरती हिली, एक गर्जना, मशरूम क्लाउड आसमान में उठा, रेगिस्तान की रेत हवा में उड़ी। 400 मीटर व्यास का क्रेटर बन गया। रेत ग्लास में बदल गई एक्सट्रीम हीट से। 12 किलोटन यील्ड, एग्जैक्टली एज कैलकुलेटेड। कंट्रोल रूम में साइंटिस्ट्स चिल्ला पड़े। रमन्ना की आंखों में खुशी के आंसू। तुरंत एन्क्रिप्टेड मैसेज दिल्ली भेजा गया, द बुद्धा हैज स्माइल्ड। इंदिरा गांधी मुस्कुराई होंगी। कुछ घंटों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, इंडिया ने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया है। ऑफिशियली ये वेपन नहीं था, लेकिन दुनिया को पता था टेक्नोलॉजी सेम है। भारत दुनिया का छठा न्यूक्लियर पावर बन गया था। फर्स्ट नॉन एनपीटी न्यूक्लियर स्टेट। न्यूक्लियर क्लब में वो भी अपने टर्म्स पर। खुशी का जश्न ज्यादा दिन नहीं चला। अमेरिका गुस्से में था, कनाडा शॉक्ड था। हमने पीसफुल यूज के लिए रिएक्टर दिया था। इंटरनेशनल सैंक्शंस का दौर शुरू हुआ। कनाडा ने तुरंत सारी न्यूक्लियर कोऑपरेशन काट दी, कभी वापस नहीं आए। अमेरिका ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एक्ट 1978 पास किया, स्पेशली टू टारगेट इंडिया। 1975 में बनाया गया न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG, 7 देशों का ग्रुप जिसका एक ही मकसद था, इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मटेरियल से आइसोलेट करना। आज भी NSG के 48 मेंबर हैं और इंडिया अभी तक मेंबर नहीं बन सका, हालांकि चाइना की वजह से। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इंडिया को पराया बना दिया, लेकिन इंडिया ने हार नहीं मानी। अगली 24 साल तक इंडिया ने कोई और न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। प्रेशर था, आइसोलेशन था, लेकिन चुपचाप काम जारी रहा। बार्क के साइंटिस्ट्स ने कंप्यूटर सिमुलेशंस डेवलप किए, थ्योरेटिकल वर्क हुआ। मीनवाइल मिसाइल प्रोग्राम को बूस्ट मिला। APJ अब्दुल कलाम की लीडरशिप में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम MIGDP शुरू हुआ। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, ये सब मिसाइल्स डेवलप हुईं। अग्नि खास था, ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल था, न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी कर सकता था। 1989 में अग्नि का फर्स्ट टेस्ट, 1994 में पृथ्वी ऑपरेशनल हुई। इंडिया ने डिलीवरी सिस्टम्स परफेक्ट किए, बिना न्यूक्लियर टेस्टिंग के। 90s में वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया, USSR टूट गया, कोल्ड वॉर खत्म हुआ। लेकिन इंडिया के लिए थ्रेट्स कम नहीं हुए। चाइना और भी मजबूत हो रहा था। पाकिस्तान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा था। 1996 में कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी CBT आया। इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें सिलेक्टिव अप्रोच था। पुराने न्यूक्लियर पावर्स अपने वेपन्स रख सकते थे, नए देशों को मौका नहीं था। इंडिया ने कहा, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, हम नहीं करेंगे साइन। 1998 में BJP की गवर्नमेंट बनी। अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट में डिस्कशन हुई। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रिजेश मिश्रा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जसवंत सिंह, डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस। वाजपेयी जी डिसाइसिव थे। उन्होंने डिसीजन लिया, इंडिया को अपनी पूरी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करनी चाहिए। वापस चलना होगा पोखरण। मार्च 1998 से प्रिपरेशंस शुरू हुई। इस बार सीक्रेसी और भी जरूरी थी। अमेरिका की स्पाई सैटेलाइट्स पहले से ज्यादा एडवांस थी। CIA की नज़र हर जगह थी। 1995 में जब प्रिपरेशंस की भनक लगी थी, तो US ने प्रेशर डाला था टेस्ट्स रोकने के लिए। इसलिए इस बार पूरा ऑपरेशन रात में किया गया। कैमोफ्लाज यूज़ किया गया। इक्विपमेंट को सिविलियन व्हीकल्स में छुपा कर ले जाया गया। साइंटिस्ट्स और आर्मी पर्सनल सिविलियन ड्रेस में थे, कोई यूनिफॉर्म नहीं। DRDO के चीफ APJ अब्दुल कलाम, बार्क के चीफ राजागोपाला चिदम्बरम और पूरी टीम। इस बार प्लान एम्बिशियस था। सिर्फ एक टेस्ट नहीं, मल्टीपल डिवाइसेस, डिफरेंट यील्ड्स, कंप्लीट स्पेक्ट्रम डेमोन्स्ट्रेट करना था। 5 न्यूक्लियर डिवाइसेस तैयार किए गए। 1 थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस, हाइड्रोजन बॉम्ब, 2 स्टेज, 2 फिजन डिवाइस, प्योर प्लूटोनियम, 3 सब किलोटोन डिवाइस, टैक्टिकल वेपन, 4-5 2 और सब किलोटोन डिवाइसेस। शाफ्ट्स खोदे गए, डिवाइसेस इंस्टॉल किए गए। 11 मई 1998 सुबह की 3:45 PM। एक साथ 3 एक्सप्लोजन्स। पहला थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब, 45 to 50 किलोटोन यील्ड, ऑफिशियली 43 to 60 किलोटोन। ये था इंडिया का हाइड्रोजन बॉम्ब, फ्यूजन वेपन। दूसरा फिजन डिवाइस, 12 किलोटोन।
तीसरा सब किलोटोन डिवाइस 0.2 किलोटोन। रेगिस्तान हिल गया, सीज़मिक वेव्स पूरी दुनिया में डिटेक्ट हुई। कलाम और चिदंबरम ने टाइटली हग किया, साइंटिस्ट्स की आंखों में खुशी के आंसू। तुरंत मैसेज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, ऑल 5 डिवाइसेस हैव परफॉर्म्ड एक्सीलेंटली। लेकिन रुका नहीं। 13 मई 1998 दो और टेस्ट्स, दोनों सब किलोटोन डिवाइसेस 0.5 और 0.3 किलोटोन। कुल 5 परीक्षण। ऑपरेशन शक्ति, शक्ति का प्रदर्शन। वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में अनाउंसमेंट की, वॉइस में प्राइड था। आज भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया है। हमारे पास है फिजन वेपन्स, थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स और कंप्लीट न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटी। ये मैसेज था दुनिया को, इंडिया इज़ अ फुल स्पेक्ट्रम न्यूक्लियर पावर, हर तरह के न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी कहा कि इंडिया की नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है। हम पहले अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो जवाब विनाशकारी होगा। डॉक्ट्रिन था क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, जितना ज़रूरी है डिफेंस के लिए उतना रखो, आर्म्स रेस में नहीं पड़ना। देश में जश्न का माहौल, लेकिन इंटरनेशनली तूफान आ गया। अमेरिका में पैनिक, प्रेसिडेंट क्लिंटन फ्यूरियस थे। इमीडिएटली हार्श इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए, मिलिट्री कोऑपरेशन बंद किया, लोन्स रोक दी। जापान ने एड सस्पेंड कर दी, ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट सीरीज कैंसिल कर दी। G8 देशों ने जॉइंटली कंडेम किया। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास किया, इंडिया और पाकिस्तान को टेस्ट बंद करने के लिए कहा। लेकिन इंडिया ने ठान लिया था, हम झुकेंगे नहीं। सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब 28 मई 1998 पाकिस्तान ने अपने परमाणु परीक्षण कर दिए, चागाई हिल्स, बलोचिस्तान में। 5 डिवाइसेस एक साथ। पाकिस्तान ने क्लेम किया, हमने 6 परीक्षण किए। 30 मई को एक और टेस्ट। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कहा, आज हमने इंडिया को जवाब दे दिया। साउथ एशिया ओवरनाइट न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन गया। 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स जो पहले से ही एनिमीज थे। इंटरनेशनल कम्युनिटी हॉरिफाइड थी। पाकिस्तान पर भी सैंक्शंस लगे। लेकिन रियलिटी ये थी, दोनों देशों ने पहले से ही न्यूक्लियर वेपन्स बना रखे थे। टेस्ट्स सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन थे। अगले कुछ सालों में टेंशन बहुत बढ़ा। 1999 कारगिल वॉर, पहली बार 2 न्यूक्लियर पावर्स के बीच कन्वेंशनल वॉर। 2001 पार्लियामेंट अटैक, वॉर की नौबत आई। 2002 मिलिट्री स्टैंड ऑफ, दोनों देशों की न्यूक्लियर फोर्सेस अलर्ट पर। लेकिन धीरे धीरे समझदारी आई, दोनों देशों को पता चला न्यूक्लियर वॉर में कोई विनर नहीं होता। इंडिया ने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन फॉर्मली अनाउंस किया। नंबर 1 नो फर्स्ट यूज़, पहले कभी यूज़ नहीं करेंगे। नंबर 2 क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस, सिर्फ रोकथाम के लिए काफ़ी वेपन्स। नंबर 3 सिविलियन कंट्रोल, आर्म्ड फोर्सेस नहीं, सिविलियन गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। नंबर 4 मैसिव रिटेलिएशन, अगर हम पर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो जवाब करारा होगा। धीरे धीरे इंटरनेशनल कम्युनिटी की नाराज़गी कम होने लगी। अमेरिका को रियलाइज़ हुआ, इंडिया को आइसोलेट करना काम नहीं कर रहा, बल्कि इंडिया को रशिया और चाइना की तरफ धकेल रहा है। 2005 में शुरुआत हुई डायलॉग की, प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। 2008 में हिस्टोरिक इंडिया US सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट हुई। NSG ने स्पेशल वेवर दे दिया इंडिया को। न्यूक्लियर आइसोलेशन ऑफिशियली खत्म हुआ। 34 साल बाद इंडिया फाइनली आ गया मेन स्ट्रीम में, अपने टर्म्स पर। आज 2026 में भारत एक पूर्ण परमाणु शक्ति है। आर्सेनल एस्टिमेटेड 164 to 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, जो कुछ एस्टिमेट्स ज़्यादा भी बताते हैं। फिशन और थर्मोन्यूक्लियर दोनों प्रकार के वेपन्स, टैक्टिकल से स्ट्रेटेजिक रेंज तक के वेपन्स। डिलीवरी सिस्टम्स, कंप्लीट न्यूक्लियर ट्रायड। नंबर 1 लैंड बेस्ड, अग्नि सीरीज मिसाइल्स, अग्नि 1 to अग्नि 5 तक। अग्नि 5 5000 प्लस किलोमीटर रेंज, चाइना के मेजर सिटीज तक पहुंच सकती है। पृथ्वी सीरीज शॉर्टर रेंज टैक्टिकल मिसाइल्स। नंबर 2 एयर बेस्ड, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, जैगवार, सब न्यूक्लियर केपेबल। ब्रह्मोस मिसाइल, पोटेंशियली न्यूक्लियर केपेबल क्रूज मिसाइल। नंबर 3 सी बेस्ड, INS अरिहंत, इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, 2016 से ऑपरेशनल। INS अरीघाट, दूसरी SSBN, 2024 में कमीशन्ड।
K सीरीज मिसाइल्स K-15, K-4, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स और सबमरीन्स बन रही हैं। ये कंप्लीट सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। मतलब अगर दुश्मन पहले अटैक करे और इंडिया की सारी लैंड और एयर फोर्सेस डिस्ट्रॉय कर दे, तब भी सबमरीन से डेविस्टेटिंग काउंटर अटैक हो सकता है। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। प्राइम मिनिस्टर हेड है एकमात्र अथॉरिटी न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने की। पॉलिटिकल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल कंप्लीट सिविलियन कंट्रोल, मिलिट्री सिर्फ एग्जीक्यूट करती है। इंटरनेशनल स्टैंडिंग। भारत ऑफिशियली न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी का मेंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि एनपीटी डिस्क्रिमिनेटरी है। सिर्फ 5 देशों को यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना को न्यूक्लियर वेपन्स रखने की परमिशन है, क्योंकि उनके पास 1967 से पहले से थे। इंडिया का कहना है हम भी रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन है, कभी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोलिफरेट नहीं की, कभी न्यूक्लियर वेपन्स का थ्रेट नहीं दिया, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो करते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन के फेवर में हैं। इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया ये 4 कंट्रीज हैं जो एनपीटी के मेंबर नहीं हैं और न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं। फ्यूचर और एडवांस्ड मिसाइल्स डेवलप हो रही हैं। MIRV टेक्नोलॉजी, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, एक मिसाइल से कई टारगेट्स। अग्नि 6 रिपोर्टेडली डेवलपमेंट में है, 10,000+ किलोमीटर रेंज, मोर न्यूक्लियर सबमरीन्स, एडवांस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। तो ये थी कहानी 1945 से 2026 तक का सफ़र। एक सपने से शुरुआत हुई। होमी भाभा ने देखा था स्वतंत्र भारत को वैज्ञानिक शक्ति बनना होगा। रास्ते में चुनौतियां आईं। 1962 का चाइना युद्ध, झटका लगा। 1964 का चाइनीज़ न्यूक्लियर टेस्ट, वेकअप कॉल। भाभा की मिस्टीरियस डेथ, आर्किटेक्ट चला गया। 1971 में अमेरिकन प्रेशर, USS एंटरप्राइज का इंटिमिडेशन, इंटरनेशनल आइसोलेशन, 24 साल तक सैंक्शंस, पर हार नहीं मानी। 1974 पहला कदम, स्माइलिंग बुद्धा। 1998 पूर्ण प्रदर्शन, ऑपरेशन शक्ति, थर्मोन्यूक्लियर कैपेबिलिटी। और आज दुनिया की टॉप 5-6 न्यूक्लियर पावर्स में शुमार। ये कहानी है वैज्ञानिक दृढ़ संकल्प की, पॉलिटिकल विल की, नेहरू से लेकर इंदिरा, वाजपेयी तक, हजारों साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स की मेहनत की, जिनके नाम शायद कभी सामने नहीं आएंगे, नेशनल प्राइड की, अपने टर्म्स पर दुनिया में खड़े होने की। सबक क्या है? पहला, ताकत सम्मान दिलाती है। जब इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे तो 1971 में अमेरिका ने धमकाया। 1998 के बाद क्या? कोई धमकी नहीं, बल्कि 2008 में न्यूक्लियर डील मिली। दूसरा, अकेले चलने का हौसला। पूरी दुनिया ने अपोज किया, सैंक्शंस लगाए, पर इंडिया अपने पाथ पर चलता रहा और अंत में रिस्पेक्ट मिली। तीसरा, जिम्मेदारी के साथ ताकत। इंडिया ने कभी न्यूक्लियर वेपन्स का मिसयूज नहीं किया, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो करते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन में बिलीव करते हैं। यही चीज़ इंडिया को दूसरे न्यूक्लियर पावर्स से अलग बनाती है। आज जब भारत G20 में बैठता है, UNSC में परमानेंट सीट की डिमांड करता है, क्वाड में की मेंबर है, तो ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक बड़ा फैक्टर है। ये सिर्फ वेपन्स की कहानी नहीं है, ये है साइंटिफिक एक्सीलेंस की कहानी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की कहानी, सेल्फ रिलायंस की कहानी और आत्मविश्वास की कहानी। उस दिन 1974 में जब पोखरण की रेत में वो धमाका हुआ था, तो सिर्फ प्लूटोनियम नहीं फटा था सेंचुरीज की कॉलोनियल मेंटालिटी का बबल। उठा था एक मैसेज, भारत अब किसी की दया पर नहीं जिएगा, अपनी शर्तों पर जिएगा। और आज जब कोई इंडिया को दुनिया के मंच पर देखता है तो ये याद रखना चाहिए, ये पोजीशन मुफ्त में नहीं मिली है, ये खरीदी गई है डेकेड्स की मेहनत से, अनगिनत साइंटिस्ट्स के समर्पण से और लीडर्स की दूरदर्शिता से। पोखरण का वो रेगिस्तान आज भी खामोश है, लेकिन उस खामोशी में छुपी है एक गर्जना, एक ऐसी गर्जना जो पूरी दुनिया सुन सकती है, भारत की शक्ति की गर्जना। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के परमाणु कार्यक्रम की, 80 साल की यात्रा, सपने से शक्ति तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। और अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं भारत के इतिहास, विज्ञान और डिफेंस से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा, और शेयर कीजिए ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी पता चले भारत की इस अविश्वसनीय उपलब्धि के बारे में। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।